गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कंपनी के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें प्राइवेट पब्लिक कंपनी था, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर था, कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टॉक्स वर्सेस शेयर्स। शेयर्स के बारे में तो मैंने बता दिया था। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब सामान जो गोडाउन में रखा जाता है, जो कि हमारा जो टेंजिबल हो, जिसको हम टच कर सकें और जिसको हम पार्ट में भी बेच सकते हैं, ओवरऑल स्टॉक भी बेच सकते हैं। बट शेयर क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है शेयर की। हर एक शेयर की एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, वो उसका एक फुल पार्ट में ही बिकता है, जबकि स्टॉक ऐसा नहीं होता है। स्टॉक को इन पार्ट्स में भी बेचा जाता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फेस वैल्यू। एवरी शेयर हैज़ अ फेस वैल्यू। हर एक शेयर अगर हम ख़रीदते हैं किसी भी कंपनी के, तो उसकी एक फेस वैल्यू होती होगी कि वो 100 रुपीज़ का हो या 1000 रुपीज़ का हो, उसकी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी। स्टॉक डू नॉट हैव फेस वैल्यू। स्टॉक की कोई फेस वैल्यू नहीं है होती, क्योंकि स्टॉक पार्ट्स में भी ख़रीद सकते हैं, ओवरऑल भी ख़रीद सकते हैं। फुली पेड। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ शेयर इज़ फुली पेड। ये ज़रूरी नहीं है कि हम शेयर फुली पेड करें। फर्स्ट शेयर्स को हम कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में। ये सब इंस्टॉलमेंट के नेम होते हैं कि टुकड़ों में हम शेयर्स के पैसे पेड करते हैं। बट स्टॉक इज़ ऑलवेज फुली पेड। जब हम आप कहीं से भी स्टॉक ख़रीदने जाएंगे तो उसकी पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी। वो जितने का है उसको फुल पेड करना पड़ेगा। ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर इज़ ट्रांसफ़र एट फुल वैल्यू। शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फुल वैल्यू पे। स्टॉक कैन बी ट्रांसफ़र इन पार्ट। स्टॉक को पार्ट्स में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मेंबरशिप। एवरी शेयर होल्डर इज़ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। हर एक शेयर होल्डर मेंबर होता है कंपनी का, जबकि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ स्टॉक होल्डर इज़ अ मेंबर। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे सामान ख़रीदें हम वहाँ के मालिक बन जाएं। ये बिल्कुल, अगर हम कहीं से सामान ख़रीदेंगे तो हम वहाँ के मेंबर नहीं बनेंगे, जबकि हम किसी कंपनी के शेयर ख़रीदेंगे तो हम उसके मेंबर बन जाएंगे। रजिस्ट्रेशन। शेयर आर ऑलवेज रजिस्टर्ड। शेयर हमेशा रजिस्टर्ड होता है। और स्टॉक में ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक को ज़रूरत नहीं होती रजिस्टर्ड होने की। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट स्टॉक इज़ रजिस्टर्ड। नंबर्स। एवरी शेयर हैज़ डिफाइंड नंबर। हर एक शेयर का डेफिनेट नंबर होता है। बट स्टॉक, देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक। ये तो हमारा था स्टॉक्स एंड शेयर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस। प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नेसेसरी एक्सपेंसेस मेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर कॉल्ड प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी के कुछ ज़रूरी खर्चे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट खर्चे होते हैं, वो खर्च करना ज़रूरी होता है, वो होते हैं हमारे प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस। जैसे फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेंस ऑन प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते समय, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उस समय डॉक्यूमेंट्स में या प्रिंटिंग या उसको प्रिपेयर करने के लिए कोई खर्चे होंगे, तो वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएंगे। सेकेंड, स्टैम्प ड्यूटी फीस ऑन दिस डॉक्यूमेंट। एंड स्टैम्प ड्यूटी फ़ीस भी लगती है जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी की फ़ीस लगती है, वो भी प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, फीस पेड ऑन ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जब भी इशूड होती है उस पर कुछ फ़ीस लगती है, तो वो भी हमारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रीलाइमरी बुक्स एंड कॉमन सील। कॉमन सील या कुछ हमारे नेसेसरी खर्चे, वो सब हमारे प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। फीस पेड टू अ वैल्यूअर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जब हम एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करते हैं, मतलब उनकी वैल्यूएशन करते हैं या उसको परचेस करते हैं, तब उसमें होने वाले खर्चे हमारे प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस में आते हैं। हम कोई भी ब्रोकर को कमीशन देते हैं कि शेयर को सब्सक्राइब करें, उस समय होने वाले खर्चे भी हमारे प्रीलाइमरी एक्सपेंसेस में आते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हमारा
डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल तो सबको ही पता है, कैपिटल मतलब पूंजी। जो कंपनी पहली बार बिजनेस में जो भी पैसा लगाती है वो सब हमारा कैपिटल होता है। अगर हमने बिज़नेस में पहली बार फर्नीचर ख़रीदा है, फर्स्ट टाइम जो बिज़नेस में फर्नीचर जो भी असेट्स होती हैं वो परचेस करी हैं हमने बिज़नेस के लिए, वो सब हमारी कैपिटल्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अब ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या होता है? इट इज़ दैट कैपिटल विच इज़ स्टेटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी कैपिटल होती है जो कि हमारी कंपनी के मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम एक बुक टाइप होती है जिसमें कंपनी की सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्ड होता है, और कंपनी के लीगली जो भी वर्क होते हैं वो सब कंपनी के बारे में, जो भी सैलरी, एम्प्लॉयज़ सैलरी, एम्प्लॉयज़ के एड्रेस, एम्प्लॉयज़ का फुल इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे मेमोरेंडम में रिकॉर्ड किया जाता है। पेड अप कैपिटल, इट रिफर टू द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज़ पेड ऑफ शेयर होल्डर। अब ऑथराइज कैपिटल मैंने बताया कि जैसे हमने अपने बिजनेस के लिए पैसा निकाला 10 लाख रुपए, जिसमें से हम पेड कितना कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट हमने पेड अप कैपिटल में डाला, मतलब हमको पेड करना है। तो उसमें से जैसे 10 लाख में से मैंने निकाल लिए 2 लाख, तो 2 लाख रुपए जो हो जाएंगे वो मैंने किसी को पेड करा, तो वो हो जाएगा पेड अप कैपिटल के अंदर। नेसेसिटी, इट इज़ नेसेसरी टू स्टेट द कैपिटल इन द। अब हम ये जो ऑथराइज कैपिटल हमने 10 लाख निकाले हैं, ये हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट शोन बट पेड अप, हम किसी को पेड कर रहे हैं, हमने जितने हमारे, जैसे हमने ऑथराइज कैपिटल निकाली थी 10 लाख, तो वो तो मैं मेमोरेंडम में रिकॉर्ड करूँगी, बट पेड अप कैपिटल के मैंने जितने भी पैसे निकाले हैं मुझे वो मेमोरेंडम में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम मेमोरेंडम में पेड अप कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी, अ कंपनी इज सपोज टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज कैपिटल। कंपनी की जो स्टैम्प ड्यूटी ऑथराइज कैपिटल के बेस पे ही लगती है, स्टैम्प ड्यूटी, नॉट पेड अप कैपिटल के बेस पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब होता है स्टैम्प का जो खर्चा होता है ना छोटा मोटा, वो ऑथराइज कैपिटल पे ही लगेगा, हमारा पेड अप कैपिटल पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, चार्जेस पेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड होने के बाद ही चार्जेस कंपनी पेड करती है। पेड अप कैपिटल इज़ नॉट बेसिक फॉर रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब है ना, पेड अप कैपिटल का कोई काम नहीं होता रजिस्ट्रेशन चार्जेस में। डिटर्मिनेशन, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब ऑथराइज कैपिटल जब भी हम कंपनी प्रेजेंट करती हैं, डिटरमाइन निकालती है, तो वो प्रेजेंट हमारा आज का बिजनेस कैसे चल रहा है, और हम एजम्पशन लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर में इतना काम हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम ऑथराइज कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं। द पेड अप कैपिटल इज़ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट नीड ऑन द कंपनी। अब पेड अप कैपिटल हम फ्यूचर के हिसाब से नहीं देखते, हम प्रेजेंट में जो भी अमाउंट होता है उसमें से पेड अप कैपिटल कितनी पेड करनी है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम पेड अप कैपिटल निकालते हैं। वन कैन एक्सीड द अदर, कैपिटल कैन बी इक्वल टू और मोर देन। ऑथराइज कैपिटल या तो पेड अप कैपिटल के बराबर भी हो सकती है या उसके से ज़्यादा भी हो सकती है, बट पेड अप कैपिटल उससे बराबर तो हो सकती है और कम हो सकती है, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल का ही कुछ पार्ट होता है पेड अप कैपिटल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में अंतर ये है कि जो रिजर्व मतलब सेव करना, तो हम
जब भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ही हम सोच लेते हैं कि हम हर साल इतना इतना रिज़र्व करेंगे, मतलब पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि इतना इतना सेव करेंगे। जबकि कैपिटल रिज़र्व वो होता है कि जब भी हमारा बाय चांस हमारा इस साल ज़्यादा फ़ायदा हो गया तो हम उसी वक्त डिसीजन लेते हैं कि हम इसमें से थोड़ा पैसा सेव करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो पैसा काम आ सके। तो कैपिटल रिज़र्व डिसाइडेड नहीं होता, बट रिज़र्व कैपिटल जो होता है वो डिसाइडेड होता है कि हम हर साल इतना पैसा सेव करेंगे, इसलिए हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हर साल निकाल के रिज़र्व करते जाते हैं। जबकि कैपिटल रिज़र्व क्या होता है, जो भी हमारा अगर बाय चांस कंपनी को किसी साल ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो उसमें से निकाला हुआ प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिज़र्व कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट, meaning it referred to that portion of uncalled share capital which shall not be called up except in the event of winding up। ये जो मैंने बताया था कि कुछ पोर्शन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का हम निकाल के रखते हैं कंपनी के वाइंड अप होने तक, मतलब बंद होने तक हम ये काम करते हैं। रिजर्व कैपिटल क्रिएट होता है प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट के अंदर से अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उसमें से बचा हुआ कुछ अमाउंट जो रिज़र्व करके रखते हैं वो कैपिटल रिज़र्व के अंदर कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्लोज़र इन बैलेंस शीट, अब रिज़र्व कैपिटल हमको पता है कि हर साल हम सेव करेंगे तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे बुक में, ना ही उसको डिस्क्लोज़ करेंगे। बट कैपिटल रिज़र्व कभी कभार होने वाला फ़ायदा उसको हमको अपनी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। अब हम रिज़र्व कैपिटल इसलिए शो नहीं करते क्योंकि हमको पता है कि हमको हर साल इतना पैसा पेड करना है, तो हम उसको बुक में एंट्री नहीं करेंगे, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है हमको इतना पैसा सेव करना है कंपनी के फ्यूचर के लिए। बट बाय चांस कभी कभी होने वाला फ़ायदा वो हमको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब रिजर्व कैपिटल का यूज़ तभी करते हैं जब हमारा कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, मतलब कंपनी बंद होने वाली होती है, इस टाइम पे हम इस कैपिटल का यूज़ करते हैं। अब हमारा कैपिटल रिज़र्व का इट कैन बी यूज़ एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ। अब कैपिटल रिज़र्व में कंपनी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या कंपनी कोई मुश्किल में होती है तो वो थोड़ा सा पैसा कैपिटल रिज़र्व से ले सकती है और वो जब चाहे तब ले सकती है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। बट रिज़र्व कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, मतलब कंपनी बंद होती है, तभी इस कैपिटल का यूज़ किया जाता है। रिटर्न ऑफ, दिस कैन बी यूज्ड राइट ऑफ, ये राइट ऑफ करने के लिए, मतलब राइट ऑफ करने के ख़त्म करने के काम आती है। जबकि पेड अप कैपिटल इट कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। ये कैपिटल कभी भी प्रॉब्लम आती है तो कभी भी हमारी कंपनी में प्रॉब्लम होती है तभी भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, इसमें फिफ्थ पॉइंट नहीं दिख रहा है। फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन। इसमें से कुछ स्पेशल पार्ट, मतलब कुछ हमारा अमाउंट स्पेसिफिकली निकाला जाता है और इसमें कैपिटल रिजर्व में कोई डिसाइडेड नहीं होता है क्योंकि ये अचानक होने वाला फ़ायदा होता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ पार्ट इसका निकाल के रखें। जब भी कंपनी को कोई ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो वो इस कैपिटल रिजर्व से ले सकता है। ये सब हमारी बुक के अंदर बुक्स के ही पेजेस हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और एक बार लर्न कर लेना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये आती है बोर्ड में। Cumulative preference share. Cumulative preference share is the one which carries the right to a fixed annual dividend or a fixed rate. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कि इनका अधिकार होता है, मतलब ये पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हम शेयर में इतना रेट लेंगे, मतलब कंपनी इनको पहले से ही बता देती है कि उनको कंपनी इतना पैसा देगी शेयर्स के बदले पे। ये प्रेफरेंस शेयर हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। प्रेफरेंस शेयर के पास एक प्रेफरेंस होती है कि वो सबसे पहले उनको पैसा दिया जाए, हम उनके टाइप्स ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनका फिक्स रेट होता है और फिक्स अमाउंट होता है। अगर इनको बाय चांस कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, मतलब कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, तो अगर वो नहीं दे पा रही तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ।
जाके, क्योंकि इनके पास स्पेशल राइट्स होते हैं। अब सेकंड है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। ये शेयर होल्डर्स प्रॉफिट लेते हैं जब कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो वो नहीं पे कर पाते इन शेयर होल्डर को, तो ये क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल होते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब कि आपका अधिकार है लेने का अधिकार, बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये होते हैं कि अगर कंपनी का फ़ायदा है तो ही अगर आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मिलेगा, अगर फ़ायदा नहीं है तो नहीं मिलेगा, आप क्लेम नहीं कर सकते। अब कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि कन्वर्ट से समझ मतलब कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ में। अब ये शेयर होल्डर क्या है, इनको राइट्स होता है कन्वर्ट करना। अगर इनको प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में करना है कुछ टाइम के लिए तो ये कर सकते हैं, पर इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं। बट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि इनके पास अधिकार मतलब राइट टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग, इनके पास कोई अधिकार नहीं होता इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का, क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब आ गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये शेयर होल्डर्स को कंपनी पेड करती है कुछ टाइम के लिए या एग्रीमेंट के थ्रू। अगर एग्रीमेंट बना होगा तो वो सर्टेन पीरियड में कंपनी पेड करेगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को लाइफ टाइम इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़े, क्योंकि ये होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये शेयर होल्डर्स द शेयर विच कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ज़रूरी नहीं है कंपनी इनको लाइफ टाइम तक पैसा दे, क्योंकि ये होते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब आएगा हमारा 7th नंबर पे participating preference share. The holder of these share participate in the surplus profit of the company. ये होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के, मतलब कि जब कंपनी का फ़ायदा होगा तो इनको फ़ायदा मिलेगा। ये पार्टिसिपेट मतलब कि ये प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं। एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर फर्स्ट पेड अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें पता ही है कि सबसे पहले पेड किया जाता है और इनका एक फिक्स रेट होता है। इट्स सम प्रॉफिट रिमेन आफ्टर पेइंग बोथ दिस डिविडेंड देन पार्ट। अब जैसे कि है ना कंपनी के पास इतना फ़ायदा हुआ कि वो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वालों को भी दे दिया, इक्विटी शेयर्स वालों को भी दे दिया, फिर बचा हुआ प्रॉफिट जो भी होगा वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो भी हुआ वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने शेयर्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर खरीदे हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि जिनका द शेयर ऑन विच ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड। सिर्फ उनको एक फिक्स रेट दिया जाता है, उसके बाद उनका काम ख़त्म। कोई उनको उसके बाद अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, एडिशनल सरप्लस होगा तो इसमें उनका कोई अधिकार नहीं होगा लेने का। जबकि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों के पास अधिकार है कि अगर उनके सब सारी लाइबिलिटीज़ और सब सेट ऑफ होने के बाद भी अगर कंपनी के पास कुछ एडिशनल सरप्लस बचता है तो वो लेने के अधिकार होते हैं। अब है 9th नंबर पे गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे ये रहता है कि दीज आर द शेयर ऑन अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज़ गारंटेड। कंपनी जैसे कुछ % की गारंटी दे देती है कि हम आपको साल में 10% प्रॉफिट तो देंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी कंपनी को लॉस हो प्रॉफिट हो, आपके पास 10% पहुँचेगा ही। तो ये एक तरह की गारंटेड होती है कि इतनी गारंटेड में हम आपको इतना पैसा तो पे करेंगे ही पूरे साल में। नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं दो शेयर विच डू नॉट गारंटेड। इनके पास कोई राइट नहीं होता है, मतलब नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना रेट पे हम पैसा दें और इतना डिविडेंड दें। तो ये होते हैं नॉन गारंटेड, नाम से ही समझ में आ रहा है। अब इनमें से आपको कोई 6 बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि 6 तो आपको कंपलसरी याद ही करने हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं। कभी भी मैं ऑनलाइन क्लास ले सकती हूँ जूम ऐप पे, तो आपको मैं टेस्ट भी ले सकती हूँ, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।